नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। धनिया की खेती करके किसान कमाए अच्छा लाभ। वर्टिकल फार्मिंग से सुधरेगा स्वास्थ्य और पर्यावरण। किसान भाइयों, धनिया की खेती पूरे देश में की जाती है। इसकी पत्तियां स्वाद बढ़ाने और दाना मसाला के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए धनिया की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी बुआई के समय कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनिया हमारे यहाँ की मुख्य मसाला फसल है। इसकी पत्तियाँ और इसके बीज दोनों मसाले के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। धनिया का पौधा आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये शीतोष्ण मतलब जो ठंड की फसल अपन एक तरह से कह सकते हैं कि ठंड की फसल है। तो किसान भाई इसकी बुआई का समय जैसा कि है कि अक्टूबर के मध्य से अपन नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो जैसा कि 10 से 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको पहले मिला देना चाहिए। साथ में किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि इसमें फास्फोरस पोटेशियम हमको बेसल डोज के तौर पर ही दे देना चाहिए और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमको शुरू में देना चाहिए और पहली पत्ते की कटाई होने के बाद और सिंचाई करने के बाद हम इसमें बाकी आधी की मात्रा डाल सकते हैं। अपन रबी में जब फसल लेते हैं तो इसके बीजों में अच्छी सुगंध रहती है और इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो उसके हिसाब से अपने किस्में भी हैं, जैसे सिम्पो S33, RCR 684 और RCR 435। ये ख़ास तौर से बीजों के लिए ये बहुत अच्छी किस्में हैं और इनका इसके लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है कि अगर हमको पत्ती भी चाहिए और बीज भी चाहिए तो उसके लिए जो किस्में हैं JD1 और RCR 480 और गुजरात धनिया 2 है। ये सबसे अच्छी डुअल पर्पज किस्में हैं। साथ में अगर सिर्फ हम पत्ती के लिए खेती करते हैं तो उसके लिए गुजरात धनिया 2 और RCR 728 बेहतर किस्में हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है तो हमारे खेत में अगर नमी अच्छी है तो हम इसके लिए 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज रखते हैं और अगर नमी कम है तो हमें थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखना चाहिए। 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए।
इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस है वो करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। ये खेत की मिट्टी और किस्म के अनुसार ये चीज़ वेरी कर सकती है। किसान भाइयों, धनिया की जो खेती है इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी खेत की ज़मीन कैसी है, उसकी जल धारण क्षमता कैसी है। तो खेत में आप नमी का स्टेटस देखते रहें, नमी की स्थिति देखते रहें और उसके हिसाब से 4-5 सिंचाई इसमें लगती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या है वो आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, बुआई के तुरंत बाद इसमें हम स्टाम पिक्स्ट्रा या पेंडामेथिलिन जो स्टाम 30 के नाम से आता है, 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। पर किसान भाइयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि हम इसकी पत्तेदार सब्जी के लिए उपयोग करते हैं, सीधे इसका कंजम्पशन करते हैं, तो हमें केमिकल का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हाथ से निदाई गुड़ाई इसके लिए बेहतर होती है। तो इसमें 1 से 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। लगातार आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती की जमीन भी कम होती ही जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती यानी कि खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है और शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी ही तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस के रूप में भी देखा जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। देखिए, वर्टिकल गार्डनिंग जो है या वर्टिकल गार्डन्स, जिसको हम फिर गार्डनिंग करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं उसको गार्डनिंग बोलते हैं। ये एक तरह से बागवानी का है, नया कार्य है। और इसमें हम करते क्या हैं कि वर्टिकल जैसा नाम है यानी खड़ा बागवानी, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं खड़ा बागवानी। यानी ये जमीन जगह कम घेरता है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इसके प्रति वर्ग मीटर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। इस बागवानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहरों में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जगह कम होती है, वहाँ पर कम जगह में भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। और वर्टिकल गार्डनिंग का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर पर हम पौधों को रखते हैं। और बागवानी कई तरह से करते हैं। एक तो लैंडस्केपिंग के साथ हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं और दूसरे मल्टीप्लिकेशन। अगर आप नर्सरी मैन हैं, अगर आपकी एरिया कम है तो वहाँ पर भी हम पौधों को जो प्रसारण करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर बना के अपने पौधों को रखते हैं और फिर उनसे पौधे बनाते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंस है कि वर्टिकल फार्मिंग भी या वर्टिकल गार्डनिंग यानी वो वेजिटेबल्स की और फूलों की, दोनों की जा सकती है और सालों भर की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है।
खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। तो होता क्या है, जब हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाते हैं तो उसमें भी हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं, चाहे वो फ्लावर्स के हो, फोलिएज प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वो उसके अंदर सारे उसके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। चूंकि ग्रीन हाउस में जगह कम होती है तो उसके हम लेयर बना लेते हैं, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, 2 लेयर, यानी टायर सिस्टम में सेल्फ बना के हम उसमें पौधों को रखते हैं और देन उसके सारी सुविधाएं हम उसको रखते हैं। इसको एक तरह से कहिए कि हमारे पौधे दीवार के सहारे हैंग रहते हैं। और यहीं पर मैं दीवार की बात कर रहा हूं, तो शहरों में जहां पर वातावरण बहुत टफ है और फूल पौधों का संख्या कम है, तो वहां पर हम दीवार के साथ भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। यानी दीवार की पूरी एरिया को हम ग्रीन फोलिएज प्लांट में बदल देते हैं। उसमें करते क्या है कि दीवार के सहारे हम एक स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर पर 1 से 1.5 फीट का स्लैब्स बनाते हैं और उस स्लैब्स में हम छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स लगा के उसमें हम पौधों को, डिफरेंट टाइप के पौधों को, जो ऐसे पौधे जिनकी रिक्वायरमेंट कम हो और सालों भर हरे भरे रहते हो, कलरफुल रहते हो, उनको लगाते हैं और ड्रिप से जोड़ देते हैं, तो उनकी सिंचाई भी होती रहती है। तो पूरी दीवार हमको जो है रंगीन पौधों से भरा हुआ हरा भरा दिखता है। तो इससे फायदा ये होता है कि वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है और प्रति वर्ग मीटर की जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर हम नर्सरी करते हैं या वेजिटेबल्स करते हैं, तो हमारी 3 to 4 टाइम्स हमारी प्रोडक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे इसके साथ साथ सुंदरता के साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़ जाती है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का प्रचलन विशेष तौर से शहरों में, भीड़ भाड़ वाले शहरों में, जहां कंकड़ पत्थर और दीवारें हैं, ईंट है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर कम जमीन में और उसके लैंडस्केप एंड डिजाइनिंग करते हैं वर्टिकल गार्डनिंग के साथ, और इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं जो उसके सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। तो यही वर्टिकल गार्डनिंग है और इसके आने वाले दिनों में इसका काफ़ी संभावनाएं हैं और लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि हर आदमी वातावरण फ्रेंडली होना चाहता है, वातावरण के साथ रहना चाहता है। तो इस तरह से आप गार्डनिंग करके आप अपने आसपास हरा भरा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
हवा की औसत गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पहले बोई गई गेहूं की फसल अगर 20 से 21 दिन की हो गई हो तब इस अवस्था पर पहली सिंचाई करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण वातावरण गर्म, आर्द्रता और दिन के तापमान में गिरावट एवं रात्रि के ताप में बढ़ोतरी रहेगी। इस कारण फसलों में जड़ माहो और दीमक के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें जगह जगह चकत्ते में पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें अथवा नियंत्रण के लिए 1.25 से 1.5 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफास प्रति हेक्टेयर की दर से 100 से 150 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में भुरकाव कर सिंचाई करें। इस समय बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्में, अगर आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है तो इन क्षेत्रों के लिए JW 1203, JW 1215 एवं JW 1215, HI 8759, HI 1544 का चयन करें। अगर एक या दो ही सिंचाई उपलब्ध हो उसके लिए JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1544 आदि का चयन कर सकते हैं। असिंचित क्षेत्रों के लिए JW 3288, JW 3173 का चयन कर सकते हैं। चना और अन्य दलहनी फसलों में T या Y आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। फलदार पौधों को रोग और कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर और मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फल वृक्षों में कैंकर रोग की रोकथाम करें। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 180 ग्राम 60 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हल्दी और अदरक की फसल में पर्ण धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेंदा की उपयुक्त प्रजाति पूसा नारंगी का नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें और तैयार पौध का रोपण करें। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रकाश जाल एवं फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे PP लोशन के नाम से भी जानते हैं, या आइडोफोर घोल से धोएं। मुर्गी के चूजों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए F1 या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाएं। इस समय गौवंशी पशुओं में वायरस डिजीज लंपी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इसमें त्वचा पर फफूंदी पड़कर टूटते हैं। लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम देवरी, जिला जबलपुर के किसान सुरेश प्रजापति ने। आप रजनीगंधा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो सुरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, ये रजनीगंधा एक व्यावसायिक पुष्प है। इसको लगा के आप अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अभी जो किसान भाई ये रजनीगंधा अपने खेत में लगा रखे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो अच्छे से निकाई गुड़ाई करें। खरपतवार वो पौधा है जो कि फसल के बढ़वार से प्रतिस्पर्धा करता है, जिस कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलोग्राम यानी कि यूरिया 640 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर यानी कि अगस्त महीने तक डालें। खाद डालने के बाद फसल में सिंचाई अवश्य रूप से करें।
और हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम भूमिका रखता है जो कि सिंचाई। आप एक हफ्ते का अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें फूल का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहता है। और अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो मौसम अनुकूल आप लोग सिंचाई कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें रजनीगंधा में अगर कोई कीट का समस्या आता है तो उसमें आप लोग नीम तेल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। 5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने से इसमें फफूंद रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए ब्रासिकाल दवा का छिड़काव करें। इसके पौधों पर कभी कभी बोट्रिटिस स्पॉट और ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों पर हानि पहुंचाता है। थ्रिप्स कीट फूल की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियन 0.1% 3 मिको प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी रजनीगंधा का पौधा लगा रखे वो अपने मेड़ पे ज़रूर गेंदा फूल की रोपनी करें, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि 1-2-3 साल के बाद रजनीगंधा के जो जड़ है उसमें गांठें बन जाते हैं। तो ये जो गेंदा की पौधा है, ये जो निमाटोड्स, ये गांठ क्यों बनता है? क्योंकि निमाटोड्स के लिए। तो ये निमाटोड्स को दूर भगाता है, क्योंकि ये रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसलिए अपने मेड़ पे 4 से 5 पंक्ति जो है गेंदा की रोपनी करें, क्योंकि गेंदा की फूल से आपका अधिक आय भी आ सकता है। साथ ही साथ आपका जो निमाटोड का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूँगी कि आप लोग जो सड़ी गोबर की खाद है या फिर केचुआ की जो खाद है वो अपने खेत पे ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे पुष्प का जो है जो गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहता है। और ये बोलना चाहूँगी कि जब तुड़ाई का टाइम आएगा तो आप डंठल भी काट सकते हैं, और डंठल काटने के बाद वो बाज़ार में सीधे डंठल भी बेच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर जयमाला बनाना है, लड़ी बनाना है या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम जो है वो बनाना है, तो आप उसका जो इकाई जो पुष्प है वो डंठल से निकाल लीजिए और अपने अनुसार लड़ी बना करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके पौधों पर लगभग 4 से 5 महीनों के अंतराल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके फूल की माला और गजरा बनाने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय तोड़ें। अगर आप इसके फूलों को दूर बाजार या अन्य स्थान पर भेजते हैं तो आप इसके लिए सबसे नीचे के फूलों को खिलने से पहले ही काट लें। स्पाइन की लंबाई अधिक होने पर बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए जमीन के नजदीक वाले फूलों को डंठल के साथ काटें। काटने के बाद पानी की भरी बाल्टी में इसे डाल दें। रजनीगंधा का जो डंठल है ये डंठल अगर बाज़ार में बेच रहे हैं तो ये 10 से 12 दिन बहुत आराम से रह जाता है। इसको पानी में इसको डंठल का नीचे भाग जो है वो थोड़ा सा तिरछा काट के और पानी में थोड़ा सा हल्का चीनी मिला करके अगर रखते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।